नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं मलेशियाई विमान से जुड़ी खबर से। लापता मलेशियाई विमान से भारत पर हमला हो सकता है, आशंका अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री स्ट्रोब टॉलबर्ट ने ट्वीट कर जताई है। उनके मुताबिक भारत पर यह हमला 9/11 की तर्ज पर हो सकता है। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टॉलबर्ट ने इस आशंका के पीछे तकनीकी पहलुओं को गिनवाया। स्ट्रोब के मुताबिक यह हमला ईंधन, रेंज और दिशा से किया जा सकता है। मलेशिया के लापता हुए जिस MS-370 विमान को ढूंढने का काम पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, उसके हाईजैक होने की आशंका भी जताई गई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि विमान को उसके रास्ते से कहीं और ले जाया गया। उसके क्रू मेंबर्स और सवारियों की जानकारी जुटाई जा रही है और हर मुमकिन दिशा में जांच की जा रही है। मलेशिया के पीएम नजीब रजाक ने कहा है कि भारत समेत 14 देशों के 43 जहाज और 58 एयरक्राफ्ट लापता विमान को ढूंढने में लगे हुए हैं। लापता विमान की खोज अंडमान में भी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। विमान के हाईजैक होने की आशंका के आधार पर भी तलाश की जा रही है। बढ़ते राजनीतिक खबर पर काफी माथापच्ची के बाद देर रात बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने कुल 98 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इन सब में अहम घोषणा वाराणसी सीट की रही, जहां से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने यूपी की 55, छत्तीसगढ़ की सभी 11, दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की 7, उत्तराखंड की सभी 5, उड़ीसा से 4, पंजाब और बिहार से 2-2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों में से 54 पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी से, लखनऊ से राजनाथ सिंह और कानपुर से मुरली मनोहर जोशी को टिकट मिला है। प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी कानपुर से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे। कलराज मिश्र को देवरिया, उमा भारती झांसी से मैदान में उतरेंगी। वहीं मेनका गांधी पीलीभीत और वरुण गांधी सुल्तानपुर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। यूपी बीजेपी के विधायक दल के नेता हुकुम सिंह कैराना सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, तो कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह एटा से चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से, तो वहीं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह बागपत से उम्मीदवार बनाए गए हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी को इलाहाबाद और संतोष गंगवार को बरेली से मैदान में उतारा गया है। वहीं साक्षी महाराज को उन्नाव से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने वीरेंद्र सिंह मस्त को भदोही से टिकट दिया है, तो गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं सहारनपुर से राघव लखनपाल मैदान में हैं, तो संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली की 7 सीटों पर नाम का ऐलान हो चुका है। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा, दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी ने रमेश विधूड़ी, तो वहीं पूर्वी दिल्ली से महेश गिरी को मैदान में उतारा गया है। वहीं अभिनेत्री किरण खेर को चंडीगढ़ सीट से किस्मत आजमाने का मौका दिया गया है, तो अरुण जेटली को अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू के बदले मैदान में उतारा गया है। विजय सांपला को पार्टी ने होशियारपुर से टिकट दिया है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर नाम का ऐलान हो चुका है। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक, पौड़ी गढ़वाल से BC खंडूरी को उतारा गया है। वहीं नैनीताल से भगत सिंह कोश्यारी, अल्मोड़ा से अजय टमटा और टिहरी से राजलक्ष्मी मैदान में हैं। हरियाणा की 7 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फरीदाबाद से किशनपाल गुर्जर, अंबाला से रतनलाल कटारिया और गुड़गांव से राव इंद्रजीत को मैदान में उतारा गया है। वहीं सोनीपत से पार्टी ने रमेश कौशिक, कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी पर दांव लगाया है। रोहतक से ओम प्रकाश और भिवानी सीट से बीजेपी ने धर्मवीर को उतारा है। बिहार की 2 सीटों पर भी बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बगावती तेवर अपनाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब से टिकट दिया गया है। वहीं महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर पार्टी ने दाव लगाया है। इसके अलावा बीजेपी ने ओडिशा की 4 सीट, सिक्किम की 2, असम, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार की 1-1 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की।
लखनऊ की सीट से अभी तक दावेदारी जताने वाले लालजी टंडन के नाम की घोषणा पार्टी ने अभी तक नहीं की है। लखनऊ की सीट राजनाथ सिंह को दे दी गई है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लालजी टंडन को पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 19 मार्च को होगी। उसी दिन गुजरात की लिस्ट जारी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि आडवाणी के नाम पर खामोश पार्टी उसी दिन उनके नाम का ऐलान कर सकती है। The list of Gujarat is going to come on 19th. Then all other names will figure, including Advani. उधर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपने नाम का ऐलान किए जाने पर खुशी जाहिर की। मोदी ने ट्वीट किया कि गंगा माता और काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ हम मिशन 272+ में जुट जाएं और देश को मजबूत, जीवंत और समृद्ध बनाएं। नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाते ही वाराणसी में उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जमकर ढोल नगाड़े बजाए गए। उधर अमृतसर से अरुण जेटली को उम्मीदवार बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की और पटाखे फोड़े। बीजेपी ने राजनाथ सिंह को लखनऊ से उम्मीदवार घोषित किया तो पार्टी में जश्न का दौर शुरू हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश बीजेपी दफ्तर में मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। कानपुर से मुरली मनोहर जोशी के प्रत्याशी बनाए जाने का यहां भी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। जोशी के नाम का ऐलान होते ही बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंच गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मोदी और जोशी के नारे के साथ बीजेपी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी हुई। बिहार के नवादा से टिकट मिलने से नाराज गिरिराज सिंह मान गए हैं। आज वो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खबर है कि नाराज गिरिराज सिंह को खुद मोदी ने फोन किया और उसके बाद वो नवादा से ही चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। इससे पहले वो बेगूसराय सीट से टिकट चाहते थे। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को टिकट दिए जाने का बीजेपी में ही विरोध शुरू हो गया है। हजारीबाग में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जयंत सिन्हा को टिकट दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को बीजेपी ने हजारीबाग से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद यशवंत सिन्हा असमंजस में है कि वो अपनी उम्र का हवाला देकर कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू खेमे से बीजेपी में आए रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से टिकट देने पर बिहार बीजेपी में नाराजगी बढ़ गई है। पालीगंज सीट से विधायक उषा विद्यार्थी खफा हैं। बीजेपी विधायक उषा विद्यार्थी का कहना है कि बीजेपी बाहर से आए लोगों को टिकट दे रही है, जबकि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही। उषा ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने गाजियाबाद सीट से शाजिया इल्मी को टिकट दिया है। शाजिया कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। इसके पहले शाजिया को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन शाजिया ने इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को छठी लिस्ट जारी की, जिसमें कुल 55 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलियों से संबंध रखने के आरोप में जेल जा चुकी सोनी सोरी को कैंडिडेट बनाया है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ठाणे लोकसभा सीट से अभिजीत पानसे को टिकट दिया गया है, जबकि भिवंडी से सुरेश म्हात्रे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर हमला बोला है। उद्धव ने बीजेपी से उनकी नजदीकियों पर कहा है कि वो अब नरेंद्र मोदी का मुखौटा ओढ़कर लोकसभा चुनाव में वोट लेने की जुगत में है। बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार पूनम महाजन ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। पूनम उद्धव ठाकरे से मिलने उनके आवास मातोश्री पहुंची। खबर है कि दोनों के बीच चुनाव को लेकर बातचीत हुई। बीजेपी ने पूनम को कांग्रेस की प्रिया दत्त के खिलाफ मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। 6 साल पहले फिल्म देशद्रोही से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले अभिनेता कमाल खान अब चुनाव लड़ेंगे। उन्हें समाजवादी पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट से कांग्रेस कैंडिडेट गुरुदास कामत और एमएनएस कैंडिडेट महेश मांजरेकर के खिलाफ टिकट दिया है। जेडीयू ने बिहार और झारखंड की 15 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। झारखंड के चतरा से जलेश्वर महतो को टिकट दिया गया है। जेडीयू बिहार में 40 में से 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बेगूसराय और बांका की सीट सीपीआई के खाते में जाएगी। बिहार के सासाराम से जेडीयू ने पूर्व आईएएस केपी रमैया को चुनावी मैदान में उतारा है। रमैया का मुकाबला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार से है, जबकि जमुई से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को टिकट दिया गया है। गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू ने नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। औरंगाबाद से बागी कुमार वर्मा चुनाव लड़ेंगे।
जबकि नवादा से जेडीयू ने कौशल यादव पर भरोसा जताया। कौशल यादव का मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह से होना है। बीजेपी ने इस बात से इनकार किया है कि उसने दिल्ली में नरेंद्र मोदी के लिए फंड रेजिंग डिनर आयोजन किया था। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फंड रेजिंग डिनर की बात निराधार है। हमने इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के बारे में नहीं सोचा है। बीजेपी भले ही मोदी के साथ करोड़ों के डिनर की बात को खारिज कर रही हो, लेकिन वो इस मामले में फंसती दिख रही है। इंडिया न्यूज के पास मोदी के डिनर को लेकर तैयार की गई चिट्ठी की कॉपी है, जिसमें साफ तौर पर मोदी के आसपास लगने वाली एक एक थाली का रेट लिखा गया है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मोदी 26 मार्च को अशोका होटल में एक फंड रेजिंग डिनर में शरीक होंगे। इस डिनर में शरीक होने के लिए कथित रूप से कीमत 1 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए के बीच रखी गई है। नागपुर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देश मोदी को चुनाव से पहले पीएम मान चुका है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए रामदेव ने कहा कि केजरीवाल जैसे कई बवाल आएंगे, लेकिन मोदी का रास्ता नहीं रोक पाएंगे। अपने बेंगलुरु दौरे के दूसरे दिन भी केजरीवाल रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद केजरीवाल रैली को संबोधित भी करेंगे। बेंगलुरु दौरे पर गए केजरीवाल ने पहले दिन रोड शो किया। केजरीवाल ने डिनर के जरिए पार्टी के लिए फंड भी जुटाया। केजरी के साथ डिनर करने के लिए 20,000 रुपए की प्लेट रखी गई थी। मानहानि के आरोप में कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जुर्माना लगाया है। 2012 में केजरीवाल ने वोडाफोन हटचिसन के बीच हुई डील को लेकर आरोप लगाए थे। कोर्ट ने 24 जुलाई को केजरीवाल सिसोदिया को अमित सिब्बल की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में समन जारी किया है। इन दोनों नेताओं ने कल यानी 15 मार्च के दिन निजी तौर पर पेशी से छूट मांगी थी। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। अरविंद केजरीवाल का मीडिया पर हमला लगातार जारी है। ट्विटर पर केजरीवाल ने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मीडिया के पास गुजरात का सच दिखाने का साहस है। मोदी के विकास को झूठा बताते हुए लिखा कि मीडिया के कुछ लोग गुजरात के विकास की झूठी तस्वीर पेश करते हैं। मीडिया पर आरोप के बाद हो रही आलोचनाओं से बेपरवाह अरविंद केजरीवाल ने मोदी के बहाने मीडिया पर हमला बोला। सवाल दागते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्या मोदी के पिछले 10 साल के राज में गुजरात में 60,000 से ज्यादा छोटे उद्योग बंद नहीं हो गए। मीडिया में ये सच दिखाने का क्या साहस है। केजरीवाल का एक और झूठ सामने आया है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने किसी न्यूज चैनल का नाम लेकर पेड न्यूज चलाने का आरोप नहीं लगाया था, जबकि आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 चैनल्स का नाम लिया था। आगरा में आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा। टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी के 20,000 कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बीएसपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ओपिनियन पोल को जोक कहा है। राहुल ने कहा कि इस बार भी सत्ता कांग्रेस को मिलेगी। कांग्रेस अकेले 200 सीटें जीतेगी और बीजेपी सत्ता से दूर रह जाएगी। राहुल आज शाम फिर कार्यकर्ताओं से गूगल हैंगआउट पर बात करेंगे। पुरानी दिल्ली इलाके में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्ट्रीट वेंडरों से मुलाकात की। राहुल ने उनकी समस्याएं सुनी और पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर उनकी राय जानी। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस बारे में बात की। इस मुलाकात का जरिया बना गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट पर लाइव वीडियो के जरिए राहुल गांधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गूगल हैंगआउट पर कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें अपने प्रचार में आक्रामक होने की जरूरत है। मोदी का नाम लिए बिना ही राहुल ने कहा कि विपक्ष में एक ही व्यक्ति सब फैसले लेता है और वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष डरा हुआ है। उन्हें लगता है कि पिछला चुनाव आरटीआई की वजह से हार गए थे और इस बार राइट टू फूड उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने गाजियाबाद में रोड शो किया। गाजियाबाद से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद राज बब्बर का ये पहला रोड शो था। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस ने कांग्रेस की आखिरी उम्मीद पर पानी फेरते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन से इंकार कर दिया है। टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में ये जानकारी दी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद पर पानी फेरते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन से इंकार कर दिया है। टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भवन में ये जानकारी दी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे बीजेपी महासचिव वरुण गांधी अमेठी में अपने चचेरे भाई और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे।
पारिवारिक रिश्तों का हवाला देते हुए वरुण ने कहा कि जीवन में कोई भी क्षेत्र हो उसमें शिष्टाचार बहुत जरूरी है। विपक्षी प्रत्याशियों के प्रति उनकी सोच नकारात्मक नहीं है और वो राहुल के खिलाफ प्रचार करने अमेठी नहीं जाएंगे। कोलकाता के बीरभूम से बीजेपी कैंडिडेट और अभिनेता जॉय बनर्जी विवादों में घिर गए हैं। प्रचार अभियान पर निकले बनर्जी मतदाताओं के बीच पैसे बांटते नजर आए। टीएमसी ने इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी कैंडिडेट जॉय बनर्जी पर हमला बोल दिया है। आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए टीएमसी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। ओडिशा में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 लोकसभा और 70 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव प्रचार में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली में इसके लिए आयकर विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-110-132 जारी किया है। तो सुपरफास्ट 100 में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि दिल्ली में कहां हुआ हादसा, शराब तहखाने की लाइव तस्वीर और बीच सड़क पर कहां सामने आई सनक की तस्वीर। पंजाब के जालंधर में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि विवाद पार्किंग को लेकर बहस से शुरू हुआ था। दोनों ओर से जमकर थप्पड़ चले। 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि पूर्व बीजेपी पार्षद और पूर्व अकाली पार्षद आपस में भिड़ गए। हैरानी की बात यह रही कि पूरे मामले में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। केस दर्ज करवाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में काफी देर तक बहस होती रही। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के मृत्युदंड बरकरार रखने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। मामले के 2 दोषियों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 16 दिसंबर गैंगरेप केस में दोषी पवन गुप्ता और मुकेश ने अपनी याचिका में कहा है कि रोजाना सुनवाई के तहत वो निष्पक्ष सुनवाई से वंचित रहे और उन्हें अभियोजन पक्ष के मनगढ़ंत और तथ्यों के विपरीत कहानी को स्वीकार करने पर मजबूर किया गया। साथ ही महिला पत्रकार के बलात्कार के आरोप में जेल में बंद तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल शुक्रवार को अपनी बीमार मां को देखने अस्पताल पहुंचे। यूपी में हाईकोर्ट के आदेश पर एसपी विधायक इरफान सोलंकी उनके गनर और समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डॉक्टर से मारपीट के मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की तहरीर पर अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ठाणे के समता नगर स्थित 12 मंजिला गुलमोहर बिल्डिंग और 12वीं मंजिल पर आज सुबह करीब 6 बजे आग लग गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां बुझाने के लिए जुट गईं। आग पर अभी तक काबू पाया नहीं जा सका है। इमारत में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत को खाली करवा लिया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस आग में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में फ्लाईओवर के पास बाइक सवार शख्स को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन इलाके में हंगामा कर रहे अफ्रीकी मूल के 5 नागरिकों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में बस स्टॉप पर खड़ी लड़की को जबरन गाड़ी में खींचकर अगवा करने की कोशिश की गई। ठाणे के भायंदर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मारकर एक नाबालिग समेत 4 लड़कियों को छुड़वाया। गाजियाबाद में शराब माफिया के घर छापा मारकर पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास एक दंपति ने लुटेरों ने 6 लाख की ज्वेलरी और मोबाइल फोन लूट लिया। पीड़ित पति पत्नी और एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और कानपुर जाने के लिए रिक्शे से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। कानपुर में मगध एक्सप्रेस में हथियारों के बल पर यात्रियों से लूटपाट की गई। बीच सड़क पर एक शख्स की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। अमृतसर की सड़कों पर कई संगठनों के सदस्य अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी और जब इस शख्स ने बाहर जाने के लिए रास्ता मांगा तो प्रदर्शनकारियों ने इसकी पिटाई कर दी। पटना में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। व्यस्त इलाके में स्थित एक कपड़े की दुकान में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों में भगदड़ मच गई। आग लगने की खबर मिलने के आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग तब तक काफी फैल चुकी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल में 2 छात्रों पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। नोएडा में आबकारी विभाग ने समाजवादी पार्टी के स्टिकर लगी एक कार से 27 पेटी अवैध शराब बरामद की।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में 15 दिन से आतंक का पर्याय बने आदमखोर तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया है। बिहार के औरंगाबाद में पेशी के लिए कोर्ट लाए गए 49 कैदियों में से 7 कैदी हवालात की ग्रिल काटकर फरार हो गए। दिल्ली परिवहन निगम ने सोमवार को होली के चलते दोपहर 2 बजे तक अपनी बस सेवाएं निलंबित करने का फैसला किया है। दोपहर 2 बजे के बाद से बसों की सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। डीटीसी बसों के साथ दिल्ली मेट्रो भी होली के दिन दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। 2 बजे तक एयरपोर्ट की सेवाएं भी बंद रखी गई। दिल्ली के लोगों पर भी होली का सुरूर छाने लगा है। यहाँ के महिपालपुर इलाके में होली का एक अलग रंग देखने को मिला। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की धूम मची हुई है। यहाँ के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य ठाकुर जी के साथ अबीर गुलाल और टेसू के रंगों के साथ जमकर होली खेली। यूपी की राजधानी लखनऊ में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यूपी के भदोही में एक मोदी समर्थक ने अपनी दुकान पर नमो गुंजिया बेचना शुरू कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप आज से बांग्लादेश में शुरू होने जा रहा है। आज 2 मैच खेले जाएंगे। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को क्रिकेटर ऑफ द जनरेशन चुना गया है। वेबसाइट ESPN क्रिकेट ने अपनी स्थापना के 20 साल पूरा होने पर क्रिकेटरों का सम्मान किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि साल के अंत तक अमेरिकी सैनिक देश छोड़े। अमेरिका की एक कोर्ट ने ओसामा बिन लादेन के दामाद और अल कायदा प्रवक्ता अबू गैद के खिलाफ मामला रद्द करने की अपील खारिज कर दी है।